मेहनत मजदूरी करके रमेश किसी तरीके से अपने घर के अपने बाल बच्चों को पाल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसकी पत्नी ने अचानक रमेश से एक दिन कहा कि यहाँ पर जो तुम कमाते हो, जो कमाकर लेकर आते हो, उससे घर का खर्चा अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। क्यों ना तुम कहीं बाहर जाकर नौकरी कर लो। अब उसकी पत्नी कई दिन उससे जब ये बातें करती है, रमेश को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। और एक दिन रमेश अपनी पत्नी की कही हुई इन बातों से आजी जाकर अपना घर छोड़ देता है। अब वो दूसरे जिले में कमाने के लिए चला जाता है। अब वो घर से परदेसी हो चुका था। वहां जाता है, एक ईंट के भट्ठे पर उसको श्रमिक के रूप में काम मिल जाता है। अब वो अपना तन मन से काम करने लगता है और उसे वहां से कुछ धन प्राप्त होने लगता है। अब वह सारा धन अपनी पत्नी को भेजने लगता है और धीरे धीरे उसे कमाते हुए करीब 2 साल का समय गुजर जाता है। और बाद में वो अपने पत्नी और अपने बिटिया और अपने बेटों को लेकर उसी ईंट भट्टे पर आ जाता है और अपना श्रमिक का कार्य स्टार्ट करता है। लेकिन आगे चलकर उसके साथ जो घटना घटी, वो शायद ही समाज में ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। और ये पूरी घटना सिस्टम के ऊपर एक सवाल है, उन हुक्मरानों को, उन जिम्मेदारों को, कि आखिर उनके रहते हुए भी कैसे एक आदमी का हंसता खेलता खाता परिवार तबाह हो जाता है। आज कहानी उसी रमेश की। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची कहानी को सुनकर आप एक बार सोच में जरूर पड़ जाएंगे कि समाज में आज कैसे मनुष्य के शरीर में भेड़िए और हौसिए टहर रहे हैं। को शुरू करने से पहले आपसे मेरा विनम्र अनुरोध कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाल बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी अपने चैनल पर वीडियो क्राइम की सच्ची कहानियां अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ये सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिले हमीरपुर से, लेकिन ये कहानी खत्म होती है उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर का। एक थाना पड़ता है घाटमपुर, और घाटमपुर थाने के अंतर्गत ही एक ईंट भट्ठा आता है जिसे LIC ईंट भट्ठे के नाम से जानते हैं। अब जब रमेश को लगता है कि मैं यहाँ पे सही तरीके से सेटल हो गया हूँ, वहां पर रमेश ने अपने परिवार को रहने के लिए एक कमरे की व्यवस्था की जो कि किराए पर लिया था। रमेश किराए के मकान में अपने पूरे परिवार के साथ वहां रहने लगा। और धीरे धीरे उसका एक भाई था जो अभी हमीरपुर गांव में ही रह रहा था। तो वो उससे कहता है कि रमेश भाई, आप भी मेरी कहीं रोजी रोटी लगवा दो, मैं भी बहुत परेशान हूँ। तो रमेश कहता, हाँ कोई बात नहीं, आप चले आओ मेरे ईंट भट्ठे पर, अभी मजदूरों की जरूरत है तो यहीं पर तुम भी काम करो। अब उसका भाई सुनील भी ईंट भट्ठे पर वहीं कानपुर में, जहां पर रमेश मजदूरी का काम कर रहा था, अपनी फैमिली लेकर वो भी पहुंच जाता है। वहीं किराए के एक मकान में रहने लगता है। दोनों मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब इनके घर में टोटल 2 लड़कियां थी। एक की उम्र 14 साल थी, एक की उम्र 16 साल थी। रमेश की बिटिया थी, एक रमेश के भाई की बिटिया थी। अब ये लोग भट्ठे पर जब काम करते तो भट्ठे का एक ठेकेदार होता है जो लोगों को पैसे वैसे बांटता है, लेबर का अरेंजमेंट करता है भट्ठे पे। उस ठेकेदार का नाम होता है रामरूप। अब रामरूप एक दिन बात करते करते जब आया इनके कमरे पर किराए के, तो देखता है, और जब ये वो दोनों लड़कियों को, जिनकी उम्र 16 साल और 15 साल की थी, दोनों को देखकर बहुत हतप्रभ रह जाता है। अब उसके ईंट भट्ठे पर ही उसका एक भांजा काम करता था जिसका नाम रज्जू था। रज्जू को बताता है अपने भांजे को कि यार, इसके घर में मजदूर के 2 लड़कियां हैं, दोनों वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। उसका भांजा रज्जू कहता है, ठीक है मामा, हमें भी एक दिन दिखाओ। अब एक दिन रामरूप ठेकेदार और उसका भांजा रज्जू दोनों उसके घर पर पहुंचते हैं, देखते हैं, काफी बातचीत करते हैं। अब ये दोनों लगातार ही उन दोनों बेटियों को गंदी नजर से देखे जा रहे थे। एक दिन इन्होंने छेड़छाड़ की, लेकिन वो लोग बेचारे गरीब थे तो मामला दब के रह गया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मामला शांत हो गया। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। अब 28 फरवरी 2024 को रामरूप ठेकेदार
सभी लेबरों को बुलाता है और कहता है कि आज हफ्ता बांटूंगा, यानी कि एक हफ्ते में जितना भी काम आप लोगों ने ईंट के भट्ठे पर किया है श्रमिकों को, सबको पैसा बांटता है। जब सबको पैसे बट गए तो जितने भी लेबर पैसे पाए थे वो खुशी खुशी अपना हफ्ते का, महीने का जो भी घर का राशन था वो लाने के लिए बाजार चले गए। रमेश और उसका भाई और रमेश का बेटा, उसके घर में जो पुरुष लोग थे वो लोग भी पैसा पाए ही थे, वो लोग भी बाजार चले गए। इसका पता ठेकेदार रामरूप को था ही कि इनके घर के जो पुरुष लोग हैं वो लोग बाजार गए हैं और मौका अच्छा है। अब रामरूप अपने भांजे रज्जू से कहता है कि चलो आज एक बार देख के आते हैं, आज तो वो दोनों अकेली होंगी। अब रज्जू कहता हाँ मामा क्यों नहीं। अब रज्जू अपने मामा रामरूप ठेकेदार के साथ अपने एक मित्र जिसका नाम संजय था, तीनों लोग इकट्ठा होकर उसके घर पर जाते हैं। उसके छोटे से कमरे, जो अमूमन भट्ठे ईंट के श्रमिक होते हैं काम करने वाले, उनका वहीं पर ही एक छोटा सा आशियाना होता है जिसे हम झुग्गी कहते हैं। झुग्गी में जाता है तो देखता है कि ये दोनों लड़कियां वहां पर आपस में बैठकर बात कर रही थी। तीनों हौसी भेड़िए पहले तो उन दोनों लड़कियों को बहुत ही तेजी से मारते हैं और जब वो चिल्लाने लगती हैं तब ये तीनों बारी बारी से उन दोनों लड़कियों का गैंगरेप करते हैं। ये तीनों हौसी भेड़िए यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने पूरी गैंगरेप की मोबाइल से एक वीडियो शूट कर ली। उस वीडियो को झुग्गी से बाहर बलात्कार करने के बाद, निकलने के बाद सारे लेबरों को बताया और कहा कि अगर मुंह खोला तो जान से मार दूंगा। अब जब रमेश वापस आता है अपने बेटे के साथ, जब अपनी बेटियों को देखता है तो बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है। लेकिन वो मजबूर था, एक गरीब था, क्या करता, मरता क्या न करता। लेकिन रमेश के ठेकेदार ने ऐसा काम किया था, इसलिए रमेश डर रहा था, मजदूर था, गरीब था, बहुत कुछ आगे पीछे सोचता है और फिर हिम्मत करके भट्ठे पर जाता है। वहां पर रामरूप, उसका भांजा रज्जू और संजय तीनों बैठे हुए थे। तीनों में आपस में बहुत कहासुनी होती है और मामला फिर भी थाने तक नहीं पहुंचा, क्योंकि रमेश को ये डर था कि मैं मजदूर हूं और इन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, ये लोग कुछ अगर मैं कंप्लेन या एप्लीकेशन या कुछ भी थाने पर एफआईआर दर्ज कराता हूं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। राजा मामला शांत हो जाता है। लेकिन अगले दिन अब रामरूप और उसका भांजा कहाँ मानने वाले थे, उन लड़कियों से दोबारा रेप का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे ऐसा नहीं करने दिया तो मैं ये सोशल मीडिया पर वीडियो और लोगों को भेज दूंगा और तुम लोगों की बहुत बेइज्जती होगी। अब दोनों लड़कियों ने मना कर दिया, जैसे तैसे वो अपना जान बचाती हैं और फिर आकर अपने पिता, अपने भाई से बताती हैं, अपने घर वालों को, कि आज उन लोगों ने फिर से एक बार जबरदस्ती की है। वहाँ पे और भी लोग रह रहे थे, उनमें से कई लोगों ने उस वीडियो को देख लिया था। लोग लड़कियों को देखकर काफ़ी फब्दा कसी कसते थे। लड़कियां इस चीज़ से आहत आ चुकी थी। 29 फरवरी 2024 को ये लड़कियां दोनों अपने घर वालों से कहती हैं कि मैं शौच के लिए जा रही हूँ खेत में, अभी कुछ देर बाद वापस आती हूँ। शाम का समय था, दोनों लड़कियां, बगल में ही एक जंगल था वहाँ जाती हैं और दोनों, गरीबी का आलम देखिए कि एक दुपट्टे से दोनों लड़कियां अलग अलग फंदा बनाती हैं और एक दुपट्टे से ही दोनों अपने अपने गर्दन में डालकर उसी पेड़ के फंदे से झूल जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये मामला जब अगले दिन लोगों से धीरे धीरे होता हुआ पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं कि इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली घटना और क्या हो सकती है। आनन फानन में वहां पर पुलिस वाले आते हैं और घर वालों से पूछताछ करते हैं कि आखिर इन दोनों बहनों ने ऐसा कदम आत्महत्या का क्यों उठाया। तो उनके घर वाले रो रो कर पूरा वाकया बताते हैं। पुलिस उस भट्ठे के ठेकेदार रामरूप को, उसके भांजे रज्जू को और रज्जू का एक मित्र था संजय, तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं खत्म हुई। धीरे धीरे दिन गुजरता जाता है। भट्ठा मालिक जो था वो काफ़ी पैसे वाला था, वो बार बार इनके घर पर लोगों को बुलाकर ये समझा रहा था कि तुम अगर अपना बयान थाने पर नहीं बदल देते हो तो देखो मेरे पास बहुत पैसे हैं और तुम ठहरे गरीब लेबर, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो और तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार सहित जान से मरवा दूंगा।
अब कई दिन बीत जाते हैं, पूरा परिवार, एक तो शोक, दो दो लड़कियां जवान घर से चली गई और उनकी इज्जत भी नहीं रही, उनकी इज्जत भी तार तार कर दी गई। और इधर जो घर के मेन कर्ता धर्ता है उनको धमकी मिल रही है कि थाने से केस हटा लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। धीरे धीरे मामले को एक हफ्ता और गुजर जाते हैं और इस कहानी में एक नया मोड़ और आ जाता है, जब इन सब बातों से परेशान होकर, इस दबाव से परेशान होकर 7 मार्च 2024 को रमेश भी वहीं बगल के एक जंगल में जाकर एक पेड़ से अपने गमछे को अपने ही गर्दन में डालकर फांसी लगाकर अपनी जान गंवा देता है, दुनिया को छोड़ देता है। आने वाले समय में देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने इस पूरे काम को किया, एक अच्छे खासे गरीब मजदूर परिवार को बर्बाद करके रख दिया, उनकी इज्जत तार तार में मिला दी। एक परिवार से 3-3 लोगों ने सदमे में आकर अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, पता नहीं कैसे कैसे लोग समाज में हैं जिनके चेहरे के ऊपर कुछ और दिखता है, अंदर कुछ और दिखता है। कब किसकी मानसिकता किस कदर पलट जाए और वो क्या कर बैठे, आज के समय में कुछ भी कह पाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, फिलहाल आपका पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है? आप अपने जीवन के अमूल्य पल से बस 1 सेकंड का टाइम लगेगा, 1 सेकंड का टाइम निकालकर हमें अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।